नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल से संबंधित जितनी भी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो 22 अप्रैल से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के स्थायी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका की जो क्रिकेट है उसके स्थायी निदेशक के रूप में 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं ग्रीम स्मिथ। ये कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका के ये पूर्व बहुत ही बेहतरीन ये क्रिकेटर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के, और इन्हीं के लिए 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है स्थायी निदेशक के रूप में दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट के। अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। हालांकि पहली राजधानी है प्रेटोरिया, जो कि एग्जीक्यूटिव राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। दूसरी है ब्लूम फोंटेन, ये जुडिशियल राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। और तीसरी है केप टाउन, जो कि लेजिस्लेटिव राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। मुद्रा है यहाँ की रैंड, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सिरिल रैमाफोसा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने रोगों का तेजी से पता लगाने हेतु बग स्नाइफर नामक एक सेंसर विकसित किया है। तो बग स्नाइफर नामक एक सेंसर विकसित किया है अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे महाराष्ट्र ने। और ये जो बग स्नाइफर नामक एक सेंसर जो विकसित किया है अगरकर अनुसंधान संस्थान ने, इसके माध्यम से रोगों का अब तेजी से पता लगाया जा सकेगा। अगर बात करें इस अगरकर अनुसंधान संस्थान की, तो कुछ समय पहले इसी संस्थान ने उच्च प्रोटीन युक्त गेहूं की एक किस्म का विकास किया था। और ये जो गेहूं की प्रजाति थी या किस्म थी, इसका क्या नाम था? तो इसका नाम दिया गया था MACS 4028। तो ये इसका भी विकास किसने किया है? तो इसका भी विकास किया है अगरकर अनुसंधान संस्थान ने। ये मैंने आपके लिए नोट करवा चुका हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष से कितना कर दिया है। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने वहाँ के जो भी निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का था, अब ये घटाकर कर दिया है 3 वर्ष का। अब यहाँ के जो भी निर्वाचन आयुक्त हुआ करेंगे उनका कार्यकाल 3 वर्ष हुआ करेगा। ये जो आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये जो 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया है, तो इसके लिए इन्होंने पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन किया गया है। अब इसके तहत क्या होगा, तो जो आंध्र प्रदेश राज्य के जितने भी राज्य निर्वाचन आयुक्त होंगे अब उनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहा करेगा। और ये जो 5 वर्ष से 3 वर्ष किया गया है, तो इसी दौरान कौन थे वहाँ के निर्वाचन आयुक्त? तो रमेश कुमार थे। कौन थे? रमेश कुमार थे। उनके लिए बर्खास्त कर दिया गया है और नए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है बी कनक राज। हालांकि इसको लेकर अभी आंध्र प्रदेश में काफ़ी विवाद चल रहा है। अब बात करें जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ये हैं बी कनक राज। अब बात चलिए आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। अब बात करें आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उसके मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश संबंधित कुछ पॉइंटों की। तो कोविड पोर्टल तथा YSR निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ही किया है। उसके बाद जो GMR एयरपोर्ट लिमिटेड है, तो GMR एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक जिला पड़ता है जिसका नाम है भोगापुरम। तो भोगापुरम में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट खोलने की भी घोषणा की है। उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था नवरन नालू पैदलान दिर्की। क्या नाम था? तो नवरन नालू पैदलान दिर्की। और इस योजना के तहत क्या था कि जितने भी राज्य के जो राशन कार्ड धारक हैं उन व्यक्तियों के लिए क्या किया जाएगा, तो 1 रुपये में आवास स्थल प्रोवाइड कराया जाएगा। और इस आवास स्थल के लिए 5 साल तक वहाँ के नागरिक या वहाँ के जो भी व्यक्ति हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं वो 5 साल तक इसके लिए बेच नहीं सकते हैं। अगर बात करें अन्य पॉइंटों की, तो अभी कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी स्थापित की गई थी आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा। मतलब कि जितने भी आंध्र प्रदेश के जो व्यक्ति झोपड़पट्टी में रहते हैं तो उनके लिए हाथ धोने की ये सुविधा थी, क्योंकि यहाँ पे एक गाड़ी के ऊपर टंकी रखकर वहीं पे खड़ी कर दी जाती थी और उसमें 4 सिंकें लगी रहती थी ताकि वहाँ के व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित ना हो और समय समय पे अपने हाथ धुलते रहें। उसके बाद निकाय चुनावों के लिए आंध्र प्रदेश ने एक ऐप लॉन्च किया था और इस ऐप का नाम क्या था? तो इस ऐप का नाम था निगाह ऐप। उसके बाद जो पोषण अभियान को लागू करने में कौन सा अभियान? तो वो था पोषण अभियान को लागू करने में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। अगर बात करें कि पोषण अभियान के तहत प्रतिभागियों में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो प्रतिभागियों की
प्रतिभागियों में रहा है तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर। उसके बाद जो कोरोना वायरस के चलते आंध्र प्रदेश की एक बहुत फेमस जगह है विशाखापट्टनम, तो वहाँ पे बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होने वाला था जिसका नाम था मिलन। लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के कारण इस जो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था इसका भी आयोजन स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश की जो आंध्र प्रदेश के एंटी करप्शन जो हेल्पलाइन है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। तो कौन बनाएंगे, तो वो पीवी सिंधु बनाई गई हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश की एक शतरंज की खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कोनेरू हम्पी। ये क्वेश्चन मैं हमेशा रिपीट कराता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन है, तो ये कोनेरू हम्पी हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं और ये शतरंज की खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने कोनेरू हम्पी ने मास्को में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, मास्को रूस में, और उस प्रतियोगिता का नाम था वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। और इस चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने महिला वर्ग का खिताब जीता था। वहीं पुरुष वर्ग का खिताब जीता था मैग्नस कार्लसन ने, और ये कहाँ के हैं, तो ये नॉर्वे के हैं। उसके बाद कोनेरू हम्पी ने ही सेंट लुइस में एक प्रतियोगिता आयोजित और हुई थी और उस प्रतियोगिता का नाम था केयन्स कप शतरंज टूर्नामेंट। उसमें भी उन्होंने कोनेरू हम्पी ने क्या जीता है, तो इन्होंने महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है। उसके बाद बात करें तो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ने भारत की पहली फ्रूट ट्रेन चलाई थी। वो कहाँ से चलाई थी, तो ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से चलाई थी जो कि आंध्र प्रदेश में ही पड़ती है। और ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से कहाँ तक चलाई थी, तो मुंबई के नाहवा बंदरगाह तक चलाई थी। उसके बाद जो भारत का पहला दिशा पुलिस स्टेशन है वो भी कहाँ खोला गया है, तो वो भी आंध्र प्रदेश में ही खोला गया है। उसके बाद फलों के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर। अगर बात करें वहीं सब्जियों के उत्पादन में, तो पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश राज्य ने अपने 3 राजधानियाँ निर्धारित किया है, जिसमें पहली राजधानी इसकी रहेगी विशाखापट्टनम जो कि कार्यकारी राजधानी होगी आंध्र प्रदेश की। दूसरी राजधानी होगी अमरावती, और अमरावती ये विधायी राजधानी होगी। और तीसरी राजधानी होगी, उसका नाम है कर्नूल। क्या नाम है, तो कर्नूल नाम है। एक तीसरी राजधानी रहेगी कर्नूल जो कि न्यायिक राजधानी होगी। उसके बाद अगर बात करें तो रेट की डोर डिलीवरी सेवा शुरू कर दी है किसने, आंध्र प्रदेश सरकार ने। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और था, भारत का पहला फन जोन कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। तो ये जनवरी से लेके अभी तक के जो भी आंध्र प्रदेश जिस इवेंट में चर्चा में रहा है उन सब चीज़ का रिवीजन था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वार्षिक महोत्सव त्रिशूल पूरम उत्सव को रद्द कर दिया है। ये वार्षिक उत्सव है, वार्षिक महोत्सव है, इसका नाम है त्रिशूल पूरम उत्सव। और इस उत्सव में होता क्या है, तो इसमें हाथियों की झांकियाँ निकाली जाती हैं। तो ये वार्षिक उत्सव है किस राज्य का, तो ये हमेशा केरल में ही इसका आयोजन किया जाता है। लेकिन इस वर्ष क्या हुआ है, तो जो लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते इस उत्सव के लिए क्या कर दिया गया है, तो स्थगित कर दिया गया है। काफ़ी इवेंट स्थगित किए जा रहे हैं, तो इसमें केरल का ये महोत्सव भी है जिसका नाम है त्रिशूल पूरम महोत्सव। तो इसके लिए भी, जो कि एक वार्षिक उत्सव है, इसके लिए भी क्या कर दिया गया है, तो इसके लिए स्थगित कर दिया गया है। और केरल से एक क्वेश्चन और था, इसलिए आज केरल के 2 क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने केरल के दोनों क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए हैं। और केरल का एक क्वेश्चन और था कि IIM जो कोझिकोड है, कोझिकोड कहाँ पड़ता है, तो ये केरल में पड़ता है। यहाँ IIM का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड ने आपातकालीन सेवाओं की जानकारी हेतु एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, केरल सरकार ने। मतलब IIM कोझिकोड ने, मतलब कि ये केरल में ही है तो केरल ने ही लॉन्च किया है। और इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है covidfly.in। और इसी ऐप के माध्यम से जो क्या होगी, IIM कोझिकोड जितने भी आपातकालीन सेवा हैं उनकी जानकारी इस वेब पोर्टल के माध्यम से दिया करेगी। अब ये दोनों क्वेश्चन केरल के ही हैं, इसलिए मैंने एक ही उसमें क्वेश्चन में एडजस्ट कर दिए हैं। एक क्वेश्चन ये हो जाता है और एक क्वेश्चन ये है। उसके बाद बात चली है केरल की। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री हैं P विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। वहीं बात करें केरल का जो हाईकोर्ट है कहाँ पे है, तो वो एर्नाकुलम में है। और एर्नाकुलम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो S मानी कुमार है। अच्छा, एर्नाकुलम जो शहर है कहाँ का, केरल का, एक एर्नाकुलम है और एक और है कोचीन। एर्नाकुलम और कोचीन, इनके लिए जुड़वा नगर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद के लिए जुड़वा शहर बोलते हैं, वैसे ही एर्नाकुलम और कोचीन के लिए भी जुड़वा नगर के नाम से
जाना जाता है। ये क्वेश्चन जीके का है, इसलिए मैंने आपके लिए बता दिया था। अब बात करते हैं केरल से संबंधित कुछ पॉइंटों की। तो हाल ही में कल मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखवाया था और उसमें एक डायग्नोस्टिक किट है, कोविड-19 की एक डायग्नोस्टिक किट बनाई गई है और उस किट का क्या नाम दिया गया है, तो उस किट का निर्माण किसने किया है, तो उस किट का निर्माण चित्रा जीन लैम्प एन उस किट का नाम दिया गया है। और ये किट कहाँ बनाई गई है, तो केरल में ही बनाई गई है। केरल की एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा व प्रौद्योगिकी संस्थान। कहाँ पड़ता है ये, तो ये तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। और इसने ही इस चित्रा जीन लैम्प एन जो कि डायग्नोस्टिक किट है इसका विकास किया है। वहीं अगर बात करें तो जो लॉकडाउन के चलते जो लॉकडाउन के जो पॉजिटिव तथ्य हैं उन तथ्यों से लोगों के लिए अवगत कराने के लिए केरल ने एक अभियान और चलाया है जिसका नाम है कोविड कर्री पुकल अभियान भी चलाया है केरल ने। उसके बाद केरल देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहाँ पे कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की जा रही है। उसके बाद केरल भारत का एकमात्र राज्य ऐसा भी है जिसने कि जो संगरोध उल्लंघन करेंगे व्यक्ति उनका पता लगाने के लिए इसने जियो फेंसिंग ऐप का प्रयोग किया है। उसके बाद बात करें तो अभी केरल ने जब कोरोना वायरस का संक्रमण मामला सामने आया था उस समय चैन तोड़ो अभियान भी किसने चलाया था, तो वो केरल सरकार के द्वारा ही चलाया गया था। उसके बाद केरल में क्या हुआ है, तो केरल का एक शहर है कोच्चि, तो कोच्चि में जो चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव हुआ था 2020 का, उसका आयोजन भी कहाँ किया गया है, तो वो केरल में ही किया गया है। उसके बाद जो केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है, यहाँ पे भारत की पहली कॉमर्शियल LNG जो बस सेवा है उसकी भी शुरुआत की गई है। उसके बाद अगर बात करें तो केरल का हाईकोर्ट है एर्नाकुलम, उस हाईकोर्ट ने ये प्रतिबंध लगा दिया है कि स्कूलों में और या फिर कॉलेजों में अब स्ट्राइकें नहीं होंगी, मतलब कि स्ट्राइक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद ड्रग माफियाओं से निपटने के लिए एक ऐप भी विकसित किया था और इस ऐप का क्या नाम था, तो योद्धव इस ऐप का नाम था। ये भी केरल के द्वारा लॉन्च किया गया था। वहीं केरल ने एक पे प्रतिबंध और लगाया है, मतलब कि जितनी भी जो CFL लाइटें होती हैं, CFL लाइटें और फिलामेंट की जितनी भी लाइटें होती हैं उन पर प्रतिबंध लगाने वाला केरल देश का पहला राज्य भी बना है। हालांकि CFL और फिलामेंट लाइटों पर इसने प्रतिबंध तो लगा दिया है, लेकिन ये प्रतिबंध जो लागू होगा वो नवंबर 2020 से लागू होगा। उसके बाद और पॉइंटों पे नज़र डालें तो केरल का एक मंदिर है जहाँ इसका नाम है सबरीमाला मंदिर, और उस मंदिर में क्या हुआ है, तो उस मंदिर के गहनों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है। किसकी अध्यक्षता में, तो वो की गई है CN रामचंद्रन की अध्यक्षता में। मतलब कि केरल का जो सबरीमाला मंदिर है उसके गहनों की सूची तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने CN रामचंद्रन नायर को नियुक्त किया है। वहीं पे बात करें तो जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो हुआ था उसका भी आयोजन कहाँ किया गया था, तो उसका आयोजन कोच्चि केरल में ही किया गया था। उसके बाद केरल का एक मीडिया पुरस्कार है और केरल के मीडिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित हुए हैं एन राम। और एन राम ये कौन है, तो ये हिंदू ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी, जो रिपोर्ट रही थी कि उस रिपोर्ट का नाम था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व के 10 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि करने वाले शहर हैं उनमें जो पहले स्थान पर शहर रहा है वो केरल का ही शहर रहा है जनसंख्या वृद्धि के मामले में। और कौन सा रहा है, तो वो रहा है केरल का मल्लापुरम शहर। उसके बाद समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की भी जो मेज़बानी की गई थी वो केरल के ही द्वारा की गई थी। एक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ था जिसका नाम एस्कैंड था, उसका भी आयोजन केरल में ही किया गया था। उसके बाद जो पहला बीमेंस ट्रेड इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना भी कहाँ की गई है, तो ये कोझिकोड केरल में ही की गई है। उसके बाद भारत का पहला स्पेस टेक पार्क भी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया है। उसके बाद जो सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई थी कहाँ पे, तो उसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में। उसमें जो महिला वर्ग का खिताब जीता था वो किसने जीता था, तो वो केरल की ही टीम ने जीता था। अगर बात करें इसी चैंपियनशिप में जो पुरुष वर्ग का खिताब जीता था वो तमिलनाडु ने जीता था। उसके बाद जो भारतीय इतिहास कांग्रेस का जो 80वां सत्र हुआ था उसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो केरल में एक जगह पड़ती है कन्नूर। कहाँ, तो एक जगह पड़ती है कन्नूर, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। वहीं पे नागरिक संशोधन अधिनियम के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव करने वाला केरल देश का पहला राज्य भी बना है। केरल पहला राज्य बना है और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन बना है, तो पुडुचेरी।
वहीं जो 27वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी किया गया था, तो वो कहाँ किया गया, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया गया था। तो इतने सारे पॉइंट केरल से जनवरी से लेके अब तक रिवाइज हो गए। उसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। तो कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है बीसीसीआई ने। और ये क्या है, तो भारत की सबसे बड़ी क्रिकेट की संस्था है। और ये जो टीम मास्क फोर्स है, इसमें है क्या, तो इसमें जो सचिन तेंदुलकर हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, विराट कोहली हैं, उसके बाद लेडीजों में स्मृति मंदाना हैं। तो इन सब लोगों ने अपने मुंह पर मास्क लगा के एक वीडियो बनाया है, और इस वीडियो के माध्यम से लोगों के लिए ये प्रेरित करने की किया है कि जो कोविड-19 चल रहा है, उसके लिए, उससे लड़ने के लिए जो मास्क की क्या इम्पोर्टेंसी है, जो कि मास्क हम लोग मुंह पे लगाते हैं, तो इसी चीज़ के लिए, मतलब मास्क की इम्पोर्टेंसी बढ़ाने के लिए है। और कोविड-19 ले लड़ने के लिए सभी इकट्ठे होकर इससे लड़ें, तो इसी के लिए ये टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है। किसने किया है, तो बीसीसीआई ने किया है। हालांकि इसके माध्यम से वीडियो बनाई गई है, और उस वीडियो में महेंद्र सिंह धोनी और काफ़ी क्रिकेटर लोग, जैसे सौरव गांगुली भी हो गए, सचिन तेंदुलकर भी हो गए, तो उनके द्वारा जो मास्क हम लोग लगाते हैं उसकी इम्पोर्टेंसी प्रदर्शित की गई है। प्लस सब लोग मिलजुल कर रहें और कोविड-19 से लड़ने में अपना सहयोग प्रदान करें, तो इसी चीज़ के लिए हुआ है ये। अब बात चलिए यहाँ बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना हुई थी 1928 में बीसीसीआई की। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, ये 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं। सीईओ कौन है, तो सीईओ है मतलब कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल जौहरी। सचिव हैं जय शाह, ये अमित शाह के पुत्र हैं, जय शाह। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कौन सा राज्य जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और ऐसा करने के लिए जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ने समझौता किया है गूगल के साथ। मतलब कि यहाँ कम्युनिटी किचन मतलब कि सामुदायिक रसोई, यहाँ पे हिंदी बोलेंगे तो सामुदायिक रसोई। और जियो टैगिंग का मतलब ये है, मतलब कि गूगल मैप के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि वहाँ पे कितनी रसोई ऐसी हैं जिनमें खाना बनाया जा रहा है, और ये खाना बनाया जा रहा है, और वो खाना मतलब ज़रूरतमंद लोगों के लिए मतलब पहुंचाया जा रहा है। तो यही है जियो टैग कम्युनिटी। और इसके लिए क्या किया गया है, तो गूगल मैप पे जो यूपी के 75 ज़िले हैं, और 75 ज़िले के 7,368 जो सामुदायिक रसोई हैं, मतलब कि कम्युनिटी किचन हैं, उनके लिए गूगल मैप पे जोड़ा गया है। अब इसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, हमारे पड़ोस में कौन सी कम्युनिटी किचन हमारे पास पड़ोस में है, ताकि ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाना मिल सके। ठीक, तो यही है, उसी की टैगिंग करने के लिए ये उत्तर प्रदेश के ने कम्युनिटी किचन लॉन्च किया है। अब बात चलिए उत्तर प्रदेश की। और ये जो कम्युनिटी किचन है, तो एक दिन में 12 लाख फूड पैकेट का उत्पादन इनके माध्यम से किया जाएगा। और ये उन फूड पैकेट का उत्पादन करने के बाद ये कहाँ जाएंगे, तो ये ज़रूरतमंद लोगों के पास जाएंगे। जैसे अभी कोविड-19 चलते लॉकडाउन चल रहा है संपूर्ण देश में, तो जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए ये पैकेट पहुँचाए जाएंगे। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है, जैसे कि अगर किसी के लिए नहीं पता होता है कि हमारे पास में कम्युनिटी किचन कहाँ है जहाँ हमें जाके खाना मिल सकता है, तो आप गूगल मैप पे ये चीज़ सर्च कर सकते हैं। तो यही इसीलिए इसका नाम दिया गया है जियो टैग कम्युनिटी किचन। और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य भी बना है। अब बात चलिए उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य पॉइंटों की, तो हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश पूल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है। उसके बाद बात करें तो एक बैंक है उत्तर प्रदेश की जिसका नाम है सिडबी बैंक है। इसने नए उद्यमियों के लिए एक एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की है, और उस एक्सप्रेस का क्या नाम रहेगा, तो स्वावलंबन एक्सप्रेस उस एक्सप्रेस का नाम है। दूसरी बात, इस सिडबी बैंक ने ही जो लघु उद्योग होते हैं और जो मध्यम वर्ग के जो उद्योग होते हैं उनके लिए एक लोन देने के लिए एक योजना लॉन्च की है, और उस योजना क्या नाम है, तो सेव प्लस योजना
इसका नाम है। इसके माध्यम से लोन अब दिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ प्लस योजना वाला। उसके बाद बात करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में ही एक पड़ती है आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर ने कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर का भी निर्माण किया है, पोर्टेबल वेंटिलेटर का निर्माण ही किया है। उसके बाद कुछ समय पहले टीम 11 का भी गठन किया गया था। टीम 11 इसके प्रमुख कौन रहेंगे, तो वहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे, मतलब योगी आदित्यनाथ। ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बनाई गई ये टीम थी। इसमें विभिन्न विभाग के विभिन्न मंत्री भी थे। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार के चलते क्या हुआ, तो कोविड-19 के चलते गरीब लोगों के लिए 1 महीने का मुफ्त अनाज भी दिया जा रहा है। उसके बाद एक यहाँ पे एक प्रदर्शनी हुई थी, काशी एक रूप अनेक। काशी एक रूप अनेक का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वो वाराणसी में हुआ था। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश से ही बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर। कौन सी जगह है, तो वो है गोरखपुर। और गोरखपुर की एक लेडी हैं, इनका नाम है सामिया नसीम। क्या नाम है, तो सामिया नसीम। तो भारतीय मूल में उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की रहने वाली सामिया नसीम शिकागो में जज के रूप में भी नियुक्त हुई हैं। उसके बाद राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो पहली बैठक का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो कानपुर में किया गया था। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पे एक चिड़ियाघर खोला जाएगा। वो कहाँ खोला जाएगा, तो वो उत्तर प्रदेश में ही खोला जाएगा। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, तो वो गोरखपुर में खोला जाएगा। उसके बाद अभी वर्तमान समय में और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उन पे प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर एक आरोग्य मित्र नियुक्त करने की भी घोषणा की है। उसके बाद जो HCL कंपनी है, HCL कंपनी ने जो कोविड-19 कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है वो कहाँ स्थापित किया है, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित किया है। उसके बाद कौशल सतरंग योजना और युवा हब योजना की भी शुरुआत किसने की है, तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही की है। उसके बाद भारत और ब्रिटेन के बीच जो पाँचवा संयुक्त वायुसेना अभ्यास हुआ था, और इस युद्ध अभ्यास का क्या नाम था, तो इस युद्ध अभ्यास का नाम था इंद्रधनुष। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था गाजियाबाद में। और गाजियाबाद में कहाँ पे, तो गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पे। उसके बाद जो गाजियाबाद में ही अफगानिस्तान के जितने भी पुलिस अधिकारी थे उनका भी प्रशिक्षण हुआ था। ये तकरीबन फरवरी से मार्च से पहले की बात है, फरवरी की बात बता रहा हूँ। उसके बाद अभी उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 1.5 लाख टन चावल का वितरण करके एक रिकॉर्ड भी बनाया है। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो 23वां राष्ट्रीय जो युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था वो लखनऊ में ही किया गया था। उसके बाद यहाँ पे जो 15वां ऑटो एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो वो ग्रेटर नोएडा में किया गया था। और लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 7वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उस पर डिफेंस एक्सपो का भी आयोजन कहाँ किया गया, तो लखनऊ में ही आयोजन किया गया था। और अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन कहाँ किया था, तो लखनऊ में ही किया गया था। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। उसके बाद जो पहला पशु स्मारक की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये उत्तर प्रदेश में ही की जाएगी। भारत के पहले पशु स्मारक की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, तो एक जगह पड़ती है मेरठ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके उत्तर प्रदेश संबंधित थे जनवरी से लेके और कल तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 मरीजों के लिए प्रोटीन युक्त बिस्कुट बनाए हैं। ये बिस्कुट वही हैं जो हम लोग खाते हैं। तो कोविड-19 मरीजों के लिए ये स्पेशल बिस्किट बनाए गए हैं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक के द्वारा। मतलब कि ये एक संस्था है, कहाँ, क्या नाम है, तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। इसके द्वारा ये जो प्रोटीन युक्त बिस्कुट बनाए गए हैं ये स्पेशल कोविड-19 के जो मरीज हैं उनके लिए हैं। और ये जो बिस्कुट है इनमें तकरीबन 14% प्रोटीन रहेगी। और जो हम लोग खाते हैं सिंपल बिस्कुट उसमें 8 से 9% तक ही प्रोटीन रहती है। और इस बात की जो मांग की थी, तो एम्स दिल्ली के द्वारा मांग की गई थी कि 14% प्रोटीन युक्त स्पेशल बिस्किट बनाए जाएं। इसीलिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर ने इन बिस्कुट का निर्माण किया है। अब बात चलिए यहाँ पे, ये जो मैसूर है, मैसूर से एक क्वेश्चन और ध्यान रख के चलना। मैसूर के लिए हम लोग कर्नाटक का रत्न भी बोलते हैं। इसका उपनाम कर्नाटक का रत्न हम कैसे मैसूर के लिए भी
बोलते हैं। उसके बाद बात करें अगर कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। वहीं कर्नाटक का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है? तो फेसबुक ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है बांग्लादेश में। किस देश में? तो बांग्लादेश में। और किसने किया है ये शुरू? तो ये फेसबुक ने शुरू किया है। क्या नाम है? तो थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम। अब ये सिस्टम है क्या? तो इसके माध्यम से जितने भी जो फर्जी खबर प्रसारित होती हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर को लेके सही, जैसे भी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है तो इससे संबंधित जितनी फर्जी खबर होती हैं उनका जो प्रसार होता है उसको रोकने के लिए ही इस थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है। किसने? फेसबुक ने। और कहाँ पे? तो बांग्लादेश में। अब बात चलिए यहाँ पे किसने लॉन्च किया है? तो फेसबुक ने। तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। CEO कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। और कहाँ पे शुरू किया है? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। मुद्दा टका है। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और PM कौन है? तो शेख हसीना। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जो दक्षिण एशिया में पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा शुरू की है। किसने? बांग्लादेश ने। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है जो कि इसका क्या नाम है? तो संप्रीति। क्या नाम है? तो संप्रीति। और इस बार संप्रीति का कौन सा संस्करण था? तो नवा संस्करण था। ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। उसके बाद 98 जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, 18वां जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था उसका भी आयोजन बांग्लादेश में ही किया गया था। और इस जो 18वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था इसमें जो बेस्ट फिल्म रही थी, एक बार मैंने आपसे क्वेश्चन में भी पूछा था, तो इस फिल्म का नाम था कैस्टल ऑफ ड्रीम्स। और ये कहाँ की फिल्म थी? तो ये ईरानी फिल्म थी। उसके बाद बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में अभी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया था। तो कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया था। और इस विश्व कप में की जो विजेता टीम रही थी, विजेता टीम कौन रही थी? तो वो बांग्लादेश की ही रही थी। बांग्लादेश की टीम ने भारत की टीम जो थी उसके लिए हराया था। उसके बाद जो विश्व के 500 टॉप NGO की एक सूची जारी हुई थी और इन 500 जो टॉप NGO की सूची थी उसमें एक बांग्लादेश का एक NGO था जिसका नाम था विराट। ये जो NGO इस सूची में पहले स्थान पे भी था। उसके बाद कुछ समय पहले ही बांग्लादेश ने का जो हाई कोर्ट है, मतलब सॉरी हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट, बांग्लादेश देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना एक राष्ट्रीय नारा घोषित किया है। क्या नाम है उस नारे का? तो जय बांग्ला। क्या नाम है? तो जय बांग्ला घोषित किया है। उसके बाद कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने अभी जो बांग्लादेश के लिए 30,000 सर्जिकल मास्क भी प्रदान किए थे। और भारत और बांग्लादेश के बीच एक दूसरा एकीकृत चेक पोस्ट सबरूम खोला गया है। कहाँ पे? तो वो त्रिपुरा में स्थापित किया जाएगा। क्या नाम है? तो एकीकृत चेक पोस्ट सबरूम जो कि त्रिपुरा में स्थापित किया जाएगा। अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने बी बिल बिन नामक पहल आयोजित की है? तो ये जो बी बिल बिन नामक पहल है इसकी शुरुआत की गई है फीफा के द्वारा। और ये जो बी बिल बिन ये पहल है इसलिए जो क्यों आयोजित की गई है या इसकी शुरुआत क्यों की गई है? तो जो स्वास्थ्यकर्मी या फिर जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस से लड़ने में अपना योगदान दे रहे हैं तो उन्हीं के सम्मान में, मतलब कि उनके लिए मोटिवेशन करने के लिए ही बी बिल बिन नामक पहल शुरू की गई है, ये आयोजित की गई है फीफा के द्वारा। मतलब कि किन लोगों के लिए? तो जो कोविड-19 में लड़ने के लिए जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं या अन्य पेशेवर लोग हैं वो उनमें अपना योगदान दे रहे हैं, तो उन्हीं के योगदान के सम्मान में इस पहल का आयोजन किया गया है फीफा के द्वारा। अब बात चलिए फीफा की। तो फीफा इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। अभी हालांकि जो फीफा हुआ था, जो फीफा होने वाला था इस बार, नहीं सॉरी फीफा नहीं, हाँ फीफा ही होने वाला था, शायद अंडर-17 था महिलाओं वाला, वो बाद में होने वाला था लेकिन उसका स्थगित कर दिया गया है। अब बात करें फीफा ने WHO के साथ मिलकर कुछ समय पहले क्या किया था, एक अभियान और भी चलाया था जिसका नाम था पास मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। फीफा ने WHO के साथ मिलकर एक अभियान भी चलाया था कुछ दिन पहले जिसका नाम था पास मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस अभियान।
और इस अभियान में जो भारत की तरफ से जो फुटबॉलर शामिल हुए थे, तो वो कौन शामिल हुए थे, तो भारत के फुटबॉलर सुनील छेत्री के लिए शामिल किया गया था। और ये जो पहल चलाई जा रही है वी विल विन, इसमें भी 50 इसमें फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, चाहे वो रिटायरमेंट हो चुके हों या वर्तमान समय में खेल रहे हों, तो इनमें 50 फुटबॉलर खिलाड़ी शामिल हैं। और इन 50 में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए, तो जो भारत के पूर्व फुटबॉलर हैं ये, इनका नाम है बाईचुंग भूटिया। क्या नाम है? बाईचुंग भूटिया इनका नाम है, ये इसमें पहले में शामिल हुए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के लिए किस सेना ने एयर इवैक्यूएशन इसका नाम है एयर इवैक्यूएशन पॉड का निर्माण किया है? तो ये जो एयर इवैक्यूएशन पॉड है, इसका निर्माण किया है भारतीय नौसेना ने, मतलब कि इंडियन नेवी ने। और ये जो पॉड है, अब ये उसका कार्य क्या रहेगा, तो ये व्यक्तियों के लिए इधर से उधर ले जाने के काम में आएगा। जैसे स्पेशल ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति स्पेशल मान के चलो किसी द्वीप पर फंसा हुआ है, तो उस द्वीप से निकालने के लिए ये एक पॉड है, मतलब कि एक बॉक्स टाइप का है। अगर वो व्यक्ति कोरोना संक्रमित होगा तो उसमें रखकर उसके लिए वहाँ से लाया जा सकेगा और उसके लिए हॉस्पिटल में ले जाया जा सकेगा। तो यही है एयर इवैक्यूएशन पॉड। हालांकि इसका कार्य इतना ही है, किसी स्थान से लाकर किसी व्यक्ति को दूसरे स्थान पर छोड़ना। तो ये इवैक्यूएशन पॉड है जिसका निर्माण भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है। और विशेषकर इसका जो निर्माण किया गया है भारतीय नौसेना के नौसेना एयरक्राफ्ट यार्ड कोच्चि के द्वारा निर्मित किया गया है। बात चलिए भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना के भी प्रमुख कौन है, तो चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और उप प्रमुख कौन है, तो उप प्रमुख हैं अशोक कुमार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोविड मदद नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? तो कोविड मदद नामक एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है महाराष्ट्र की सरकार ने। क्योंकि अभी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो कोरोना संक्रमण का जो मामला आया है वो कहाँ पे चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही चल रहा है। और ये जो हेल्पलाइन सेवा है इसका नंबर है 09531361550। ये एक हेल्पलाइन नंबर है और इसके माध्यम से कोरोना संक्रमित कोई भी जानकारी किसी व्यक्ति के माध्यम से ली जा सकेगी। मतलब कि कोई भी महाराष्ट्र राज्य का व्यक्ति है और वो कोरोना संक्रमित कोई भी जानकारी लेना चाहता है तो वो इस नंबर पर अपनी जानकारी ले सकता है। तो इसी के लिए कोविड मदद नामक एक हेल्पलाइन चलाई गई है महाराष्ट्र की सरकार द्वारा। अब बात चलिए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र का जो हाईकोर्ट है बॉम्बे हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं भूषण पी धर्माधिकारी। अगर बात करें तो महाराष्ट्र से ही, तो महाराष्ट्र ने का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IIT बॉम्बे। क्या नाम है, तो IIT बॉम्बे ने ब्लूटूथ के माध्यम से एक डिजिटल स्टेथोस्कोप का भी विकास किया है। किसने, तो IIT बॉम्बे ने ब्लूटूथ के माध्यम से कार्य करने वाले डिजिटल स्टेथोस्कोप का निर्माण किया है। उसके बाद IIT बॉम्बे ने ही नाक में लगाने की नेसल पैसेज जेल का भी निर्माण किया है। किसका, तो नेसल पैसेज जेल का निर्माण किया है। उसके बाद अभी IQ ईयर की एक रिपोर्ट आई थी। इसके अनुसार जो दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें 2 शहर कौन से थे, तो दो शहर भारत के थे। और भारत में 2 शहर कौन कौन से, तो एक तो महाराष्ट्र का ही था, कौन सा, मुंबई, और दूसरा था पश्चिम बंगाल का कोलकाता। पिछले वर्ष ये 14 थे 20 में से, लेकिन इस वर्ष ये 20 में से केवल 2 ही हैं। उसके बाद अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जो अभी DRDO द्वारा जो एनक्लोजर कक्ष, मतलब कि पर्सनल सैनिटाइजर जो एनक्लोजर जो कक्ष का विकास किया गया है DRDO के द्वारा, ये स्थापित कहाँ किया गया है, तो महाराष्ट्र में ही स्थापित किया गया है। उसके बाद महाराष्ट्र ने क्या किया था, महाराष्ट्र ने नहीं, मुंबई में हुआ था, भारतीय नौसेना ने किया था। मुंबई में कम लागत वाली इंफ्रारेड सेंसर गन भी विकसित की गई है। तो कहाँ पे, ये मुंबई में ही की गई है। उसके बाद पुणे, जो महाराष्ट्र के एक शहर है पुणे, तो पुणे शहर की जो पुलिस ने उसने घोषणा कर दी है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना पर अपनी प्रैंक वीडियो या कोई कॉमेडी वीडियो बनाएगा तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र ने कुछ दिनों पहले क्या किया था, एक योजना चलाई थी, उसका नाम था हैप्पी आवर।
हैप्पी आवर, ये जो इसके कार्यान्वयन के लिए मंजूरी भी दी थी महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। और ये था क्या, तो इसमें क्या था, 12 बजे से 4 बजे तक जो ऑटो चालक मतलब कि ऑटो रिक्शा वगैरह जो भी होती हैं उनमें 15% की छूट दी जाएगी। किसके लिए, तो ग्राहक के लिए। उसके बाद जो महाराष्ट्र का औरंगाबाद हवाई अड्डा है उसका नाम बदल के क्या हो गया है, तो संभाजी महाराज के नाम पर उसका नाम बदल गया है। वहीं जो जनवरी 2021 में, मतलब कि कब, तो 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, 2021 में जनवरी में जो 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस होगा उसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो पुणे शहर में किया जाएगा। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की सरकार ने घोषणा भी की थी कि 1 मई 2020 तक मुंबई के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने की घोषणा की थी महाराष्ट्र की सरकार ने। बट अभी लग नहीं रहा है कि ये हो पाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस का इतना प्रकोप चल रहा है। उसके बाद बात करें तो एक यहाँ सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित हुई थी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। कौन सी, तो मिस डीवा मिस क्या नाम था, लीबा मिस डीवा, क्या नाम था, फिर भूल गया मैं, लीबा मिस डीवा बड़ा अजीब नाम है इसलिए थोड़ा। लीबा मिस डीवा, ये जो प्रतियोगिता थी सौंदर्य प्रतियोगिता, इसका आयोजन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ था। और ये जो लीबा मिस डीवा पुरस्कार की जो विजेता रही थी वो रही थी मंगलुरु, कहाँ की, तो मंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है ये, तो मंगलुरु की एडलिन कैस्टोलिनो, इन्होंने लीबा मिस डीवा प्रतियोगिता का ही अवार्ड जीता था। भाई अगर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने जो राज्य के कर्मचारी थे उनके लिए 5 दिन काम कराने की भी घोषणा की थी। सप्ताह में कहते हैं तो 5 दिन, ये जनवरी के आसपास की बात है। उसके बाद जो महाराष्ट्र की सरकार ने ही सबसे पहले जो स्कूल है महाराष्ट्र के, उसमें जो भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य किसने किया था, तो महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने ही किया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के पेमेंट को सरल बनाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। तो अपने ग्राहकों के लिए जो पेमेंट होता है उसके लिए सरल बनाने के लिए, ज़्यादा ईजिली बनाने के लिए, मास्टर कार्ड के लिए समझौता किया है पेटीएम बैंक ने। बात करते हैं पेटीएम बैंक ने ये समझौता किया है। पेटीएम बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये नोएडा में है। और सीईओ कौन है पेटीएम बैंक के, तो ये हैं सतीश कुमार गुप्ता। ये है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, तो इसके सीईओ कौन है, तो सतीश कुमार गुप्ता। बात करें अगर पेटीएम की, तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नोएडा। और इसके संस्थापक और सीईओ कौन है, तो संस्थापक और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। इसके भी संस्थापक विजय शेखर शर्मा ही हैं, हालांकि पेटीएम की ये कंपनी है। उसके बाद दूसरी बात चलिए हम मास्टर कार्ड की, तो मास्टर कार्ड की स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है, यूएसए में। वहीं पे सीईओ कौन है यहाँ के मास्टर कार्ड के, तो ये भारतीय मूल के हैं, अजय पाल सिंह बंगा। कौन है, तो अजय पाल सिंह बंगा हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा अपने देश के प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू की गई है, मतलब कि, और ये डिलीवरी शुरू की गई है जापान देश के द्वारा। मतलब कि जापान देश ने अपने देश में जितने भी घर हैं उनके लिए, जितने भी घर हैं तो प्रति घर के हिसाब से वहाँ पे 2 मास्क दिए जा रहे हैं। 2 मास्क की घर पे डिलीवरी की जा रही है कोरोना संक्रमण को देखते हुए। प्लस उसके साथ कुछ पैसे भी दिए जा रहे हैं ताकि कुछ मदद की जा सके। उसके बाद यहाँ बात चली है जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन, पीएम है यहाँ के शिंजो आबे, और संसद यहाँ की कौन सी है, तो संसद का नाम है डाइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल के सबसे सफल कप्तान किसे चुना गया है। तो हाल ही में आईपीएल के सबसे सफल कप्तान किसे चुना गया है, तो ये 2 लोग चुने गए हैं, एक है महेंद्र सिंह धोनी और दूसरे हैं रोहित शर्मा। कौन कौन है, तो महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा। अगर बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, तो ये चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं, और चेन्नई सुपर किंग्स इनके नेतृत्व में 3 बार चैंपियन रही है आईपीएल की। क्लियर। उसके बाद वहीं बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा कप्तान है मुंबई इंडियंस के, और रोहित शर्मा के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस 4 बार की चैंपियनशिप रही है। तो ये इसीलिए इन दोनों लोगों के लिए आईपीएल के सबसे सफल कप्तान के रूप में चुना गया है। अब बात करें अगर महेंद्र सिंह धोनी की, तो महेंद्र सिंह धोनी के लिए अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था किसका, तो पोकर स्टार्स का। ये क्या था, तो एक ये प्लेइंग गेम था ऑनलाइन, मतलब वो ताश के पत्तों वाला गेम है। उसके बाद रोहित शर्मा के लिए भी अभी हाल फिलहाल में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, तो किसका, तो वो जो दुबई की एक क्रिकेट अकादमी थी
क्रिक किंगडम नाम करके था उसका, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे रोहित शर्मा। अब बात करें यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ जो बल्लेबाज नियुक्त की, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जो चुने गए हैं वो चुने गए हैं AB डिविलियर्स, और ये कहाँ के हैं, मतलब किस टीम से खेलते हैं, तो ये रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से खेलते हैं AB डिविलियर्स। भाई सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज ये चुने गए हैं लसित मलिंगा, ये मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं। भाई सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के रूप में चुने गए हैं शेन वाटसन चुने गए हैं, और ये चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की वृद्धि दर घटाकर कितनी कर दी है। तो फिच रेटिंग ने जो अनुमान लगाया था पहले भारत की वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जो वृद्धि दर का अनुमान लगाया था वो लगाया था 2% का। अब ये घटाकर कितना कर दिया है, तो कर दिया है 1.8%। और वहीं पे ये किसने किया है, तो फिच रेटिंग ने किया है। उसके बाद एक एजेंसी और है, वो भी रेटिंग एजेंसी है, उसने भी अपना अनुमान घटाया है। तो मैंने दोनों क्वेश्चन एक ही में कर दिए हैं। तो फिच रेटिंग ने कर दिया है 2% से 1.8% वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए भारत की वृद्धि दर। वहीं स्टैंडर्ड एंड पुअर्स मतलब कि S&P रेटिंग्स जो एजेंसी है, इसके द्वारा जो अनुमान लगाया गया था पहले, वो अनुमान लगाया गया था 3.5, और अब इसने 3.5 से घटाकर कितना कर दिया है, तो 1.8% कर दिया है। तो फिच रेटिंग और S&P के द्वारा जो भारत की जो वृद्धि दर थी वो घटाई गई है, और कितनी कर दी गई है, तो दोनों ने 1.8% कर दी गई है। पहले फिच रेटिंग ने अनुमान लगाया था 2% रहने का, लेकिन घटा के 1.8% कर दी है। भाई S&P मतलब कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की बात करें तो इसने अनुमान लगाया था 3.5 का, और इसने कर दिया है 1.8। भाई बात करते हैं कुछ अन्य एजेंसियों के द्वारा लगाए गए अनुमान की, जो कि लेटेस्ट ही हैं। तो कुछ समय पहले कल ही मैंने नोट किया था, SBI इको रेप ने 1.1% अनुमानित की है। IMF मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसने अनुमानित की है 1.9। ये सब भारत के परिप्रेक्ष्य में है और वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए। भाई विश्व बैंक ने 1.5 से लेकर 2.8% रहने का अनुमान लगाया था। गोल्डमैन सैक्स ने 1.6% रहने का अनुमान लगाया था। मूडीज ने 2.5 रहने का अनुमान लगाया है। इंडिया रिसर्च ने 3.6% रहने का अनुमान लगाया है, और यूनाइटेड नेशन मतलब कि संयुक्त राष्ट्र ने 4.8% रहने का अनुमान लगाया है। क्रिसिल के द्वारा 3.5% रहने का अनुमान लगा है, और ADB के द्वारा ये 4% रहने का अनुमान लगा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में जीन डाइच का निधन हो गया, ये कौन थे। तो ये जीन डाइच, इनका निधन हो गया। ये अमेरिका के एक फिल्म निर्माता थे, और ये एनिमेटेड जो फिल्में होती हैं उनके ये निर्माता थे। तो ये एनिमेटेड फिल्म निर्माता थे जीन डाइच, जिनका कि निधन हो गया। और कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के थे। और 1960 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए, तो जीन डाइच के लिए। भाई ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। इनका एक कार्टून प्रोग्राम था जिसका नाम था टॉम एंड जेरी। क्या नाम था, टॉम एंड जेरी। बात करें तो एक निधन और हुआ है समीर गोस्वामी का। और समीर गोस्वामी ये कौन थे, तो ये पत्रकार थे, ये खेल पत्रकार थे, और बंगाली अखबार जो बार्डमैन आता है उसके ये पत्रकार थे। इनका भी निधन हो गया है। अब बात करते हैं जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर की। तो कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था, रैपिड टेस्ट शुरू करने वाला पहला राज्य मैंने पूछा था, इसका आंसर था राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था मुख्यमंत्री दीदी रसोई योजना, इसका आंसर था झारखंड। तीसरा क्वेश्चन पूछा था मैंने ITTF मतलब कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन रैंकिंग 2020 में जो पहले नंबर पर कौन रही हैं। अगर बात करें पुरुषों में, तो पुरुषों में पहले नंबर पर रहे हैं फेन हैन डोंग। ये पुरुष वर्ग में ये कहाँ के हैं, तो चाइना के हैं। भाई महिला वर्ग में जो पहले स्थान पर रही हैं वो रही हैं चेन मेंग रही हैं महिला वर्ग में। चौथा क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है, तो ये 5 अप्रैल के लिए मनाया गया है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन मैंने पूछा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक किसके द्वारा जीते गए हैं, तो ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा सर्वाधिक पदक जीते गए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था असम गुवाहाटी में। कहाँ पे आयोजन किया गया था, तो गुवाहाटी में किया गया था। और इसमें महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते थे, तो इसमें महाराष्ट्र ने जो पदक जीते थे वो जीते थे 256। इसमें 78 गोल्ड मेडल थे, 77
सिल्वर मेडल थे, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा है, तो 77 सिल्वर मेडल थे और 101 ये क्या थे, ये ब्रॉन्ज मेडल थे। तो उसके बाद मैंने छठा क्वेश्चन पूछा था, टीबी फ्री ईयर फॉर एवरी चाइल्ड कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसकी शुरुआत की गई थी केरल की सरकार के द्वारा, मतलब केरल राज्य के द्वारा। अब पूछते हैं आज से आपके क्वेश्चन। तो आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है, सार्क देशों के लिए कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके लिए इस क्वेश्चन का जवाब देना है। कल्याण प्रश्नों का क्वेश्चन है, सार्क देशों के लिए कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले सत्र का आयोजन कहाँ होगा? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बताना है, 2020 में आसियान सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तीसरा क्वेश्चन आपके लिए बताना है, किस राज्य सरकार ने फेसबुक के साथ चैटबॉट विकसित किया है? ये चैटबॉट बताना है, चैटबॉट किस राज्य ने विकसित किया है फेसबुक के साथ मिलकर। चौथा क्वेश्चन आपके लिए बताना है, मैटरहार्न जो पर्वत है, मैटरहार्न पर्वत पर किस देश के द्वारा भारतीय तिरंगे को प्रोजेक्ट किया गया है? हालांकि जो ये मैंने सभी क्वेश्चन आपके लिए कराए हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपके लिए बताना है, कोविड-19 हेतु चरक नाम से मोबाइल डॉक्टर बूथ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? छठा क्वेश्चन बताना है, कोविड-19 की जानकारी हेतु किस राज्य या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके द्वारा नाड़ी ऐप की शुरुआत की गई है? और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बताना है, ई लर्निंग हेतु स्माइल परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये आज के सब मैंने 7 क्वेश्चन दिए हैं और इन सभी क्वेश्चनों के आप आंसर नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। और हाँ, कोई मुझसे नंबर मांग रहा था, मेरा व्हाट्सएप नंबर, तो मैं यहाँ पे नंबर नोट कर दे रहा हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, चाहें तो आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर दे दें या फिर इस वाले नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आंसर डाल दें 7088455742। दोस्तों ये थी आज से संबंधित जितनी भी करंट अफेयर की घटनाएं जो कि मैंने आपके लिए बहुत ही डीपली और विस्तार से आपके लिए समझाई हैं। दोस्तों अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।